बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। बड़ा टाकरा आज अगर देखें तो कोलंबो में खेला जा रहा है, जहाँ पर ब्रदरदास स्टेडियम पर जो है मैच खेला जा रहा है, जहाँ पर पाकिस्तानी टीम ने अब टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 45 ओवर पर ये मैच मुश्तमिल है और 72 रन पाकिस्तान को हो चुके हैं और 2 खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तानी टीम के आउट हो चुके हैं। अगर बात करें इस मैच के हवाले से तो पाकिस्तानी टीम में कल रात जो टीम का ऐलान किया था 5 खिलाड़ियों को चेंज किया था, लेकिन आज सुबह हमने जब देखा कि जब मैच स्टार्ट हुआ तो उससे 15 से 20 मिनट कबल जो है जो 2 चेंजेस सामने आई और वो 2 चेंजेस थी कि फ़खर जमान को दोबारा टीम में शामिल किया गया और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा बने। दूसरी तरफ जो बाहर होने वाले प्लेयर में थे उनमें इमामुल हक बाहर होते हुए नजर आए। हालांकि इमामुल हक के हवाले से अगर बात कर लें तो लास्ट उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, जिसके बायस वो टीम के साथ मुस्तकिल रुकन की हैसियत से जो है पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे। गो कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है पाकिस्तानी टीम के साथ अगर देख लें तो 72 रन है, 2 खिलाड़ी आउट हैं और फिर टॉस जीतकर पाकिस्तानी टीम है पहले बैटिंग करी। अगर पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हो गया तो 17 तारीख को इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम ने फाइनल मैच खेलना है, लेकिन उससे कबल इस मैच में कामयाबी हासिल करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश हो जाती है और मैच किसी वजह से पूरा मुकम्मल नहीं होता और दोनों टीमों को जब एक एक पॉइंट मिल जाएंगे तो फिर श्रीलंका जो है श्रीलंका जो है इंडिया के खिलाफ 17 तारीख को फाइनल खेलता हुआ दिखाई देगा। आज के मैच में पाकिस्तानी टीम की जानिब से जमान खान वनडे में जो है अपना डेब्यू करते हुए नजर आ रहे हैं और देखते हैं कि अब जमान खान अपनी पाकिस्तान की जो पेस बॉलिंग अटैक थी उस पर अपना रोल किस तरह अदा करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो पे जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ आरिफ वहीद खान साहब मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और ज़बरदस्त है काम भी रीजनल में क्रिकेट के हवाले से करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब अंडर 16 टूर्नामेंट भी आगाज़ होने वाला उस हवाले से भी हम बात करेंगे और साथ साथ अंडर 13 टूर्नामेंट जो अख्ताम पजीर हुआ उस हवाले से भी आरिफ वहीद खान साहब से बात करेंगे और अंडर 16 के जो ट्रायल हुए किस तरह उनके जोन में ट्रायल हुआ, किस तरह उन्होंने ट्रायल लिया, इस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और सबसे पहले जावेद इकबाल भट्टी की तरफ चलते हैं और आज के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे टीम के अंदर अगर हम देखें तो लास्ट 15 से 20 मिनट के वक्फे मैच शुरू होने से कबल हमने देखा जो टीम टॉस होती है उससे कबल 2 चेंजेस पाकिस्तानी टीम में होते हुए दिखाई दिए और फ़खर जमान को जो इन किया गया, अब्दुल्ला शफीक इन हुए, सऊद शकील बाहर हुए, मामूल हक बाहर हो गए। आखिरी लम्हात में ये चेंजिंग कैसा देख रहे हैं? उनमें से फ़खर जमान मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म थे और आज भी वो रन करने में नाकाम रहे और इमामुल हक के हवाले से क्योंकि मुसलसल माजी में भी अच्छे वो बैटिंग कर रहे थे, नंबर 3 पोजीशन पे आईसीसी रैंकिंग में, उन्हें टीम में आज शामिल नहीं किया गया। अब्दुल्ला शफीक आज के मैच में खेलते हुए दिखाई दे रहा है, गो कि अब तक विकेट पे मौजूद है और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहा है। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने बताया कि कल तक जो टीम अनाउंस की थी और टॉस के बाद हमें ये सरप्राइज़, तो टॉस से पहले ही पता तो चल गया था, जो चेंजिंग उन्होंने की थी समझ में नहीं आ रहा आया इमामुल हक की चेंज बनती थी या फ़खर की बनती थी, ये बिल्कुल उलट हो रहा है। जिसकी चेंज बनती थी उसको तो आपने किया नहीं है, आपने उठा के इमामुल हक को चेंज कर दिया और फिर सऊद शकील, आपको पता है मिडल में आपके पास डेथ नहीं है बैटिंग की, तो सऊद शकील 110% नज़र आ रहा था कि वो टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन आपने वही गलती दोहराई, उसको टीम में नहीं लिया। और आपको पता आज आपका मैच जो है मौसम से है, इंजरीज से है और फिर अपनी फॉर्म बहाल करने पे भी आपको तवज्जो देनी होगी। जिस तरीके से आपको इंडिया के हाथों ख़तरनाक शिकस्त हुई है, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन आज सबसे अच्छा साइन जो ये हुआ है कि मैच कम से कम स्टार्ट हो गया। अगर मैच स्टार्ट ही नहीं होता, अगर फ़र्ज़ करें मुकम्मल नहीं होता, हमें तो सिर्फ 1 पॉइंट मिलना है और हमने दोबारा जो है एयरपोर्ट की तरफ जाना है और वापस आ जाना है। श्रीलंका के पास तो चाह से उन्होंने अगर 1 पॉइंट भी मिलता है तो वो तो फाइनल खेलेंगे, लेकिन मजमूई तौर पे जो हमें वनडे में श्रीलंका पे जो नफसियाती बर्तरी है वो तो कायम है, लेकिन एशिया कप में जो श्रीलंका की परफॉर्मेंस है वो हम पे हावी नज़र आ रहे हैं। तो टॉस जीतकर बैटिंग शुरू हो गई है, 74 रन बन गए,
लगता है कि इंशाल्लाह जो इनिंग जो है स्टेबल हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। और 74 रन है, पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट है। आरिफ भाई साहब क्या कहेंगे इस टीम के हवाले से? गो के 45 ओवर का ये मैच खेला जा रहा है, 5 ओवर्स कम कर दिए गए क्योंकि हमने देखा कि मैच बूंदाबांदी के 22 थोड़ा सा लेट शुरू हुआ और 45 ओवर तक महदूद है। अब बीच बीच में भी महकमा मौसमियात की पेशगोई है कि वक्फे वक्फे से यहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को इससे जो इस वक्त पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीत के जो बैटिंग का फैसला किया, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो स्ट्राइक रेट पर कितनी तवज्जो देने की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तानी टीम को? क्योंकि अगर मैचेस के दौरान बारिश होती है, क्योंकि वक्फे वक्फे से बारिश होगी तो ये कहना मैच भी हो सकता है कि पूरा कंप्लीट हो जाए, और अगर नहीं होता तो फिर शायद जो बाकायदा तौर पर हम देखेंगे कि श्रीलंका फाइनल खेलती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। तो सबसे पहले तो ये है कि इस दफ़ा फिर जो एक चौंका देना वाला फैसला नज़र आया बाबर आजम का, जिस तरह उन्होंने पहले भी टॉस जीत कर जो उन्होंने बॉलिंग की थी और इस दफ़ा जो टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की। जबकि श्रीलंकन कप्तान का भी यही कहना था कि अगर हम टॉस भी जीते तो हम भी पहले बॉलिंग ही करते, और ये मैच नज़र आ रहा है कि वहाँ की जो कंडीशन नज़र आ रही है, ये मैच डकवर्थ लोइस पे भी जा सकता है। बारिश है, मैच पूरा होता है। अभी ये 45 ओवर्स का जो मैच है और जिस पेस से खेल रहे हैं तो इनको तो इस पेस को तो अपग्रेड करना पड़ेगा। शायद इनके जहन में 45 ओवर है, इनके जहन में शायद ये नहीं है कि ये मैच जो है ये 45 ओवर से भी रिड्यूस हो सकता है। तो अपने इसकी रन रेट को उनको मजीद बेहतर करना पड़ेगा और ये टॉस जीत के फिर दोबारा उसके अंदर अंडर लाइट्स के बाद में जो है इनको खिलाना, डकवर्थ लोइस के अंदर जब ये होगा तो श्रीलंका के पास में यकीनन एक टारगेट होगा। तो ये एक थोड़ा सा ये फैसला टॉस फिर आरिफ साहब अभी हम देख रहे हैं जो 74 रन की की इनिंग हुई, 2 आउट है और दोनों स्पिनर्स जिन्होंने इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, फिर पाकिस्तानी बैटर्स पे हावी दिखाई दे रहे, खुल के बैटिंग करने का मौका नहीं दे रहे और इसका नुकसान हमने देखा कि बाबर आजम की विकेट उनको हासिल हुई। देखिए तो बज़ाहिर नज़र आता है जो हमारी जो वर्किंग होती है तो उसमें स्पिनर्स के खिलाफ हमारी क्या स्ट्रेटजी होती है। जो थिंक टैंक बैठे हुए क्या थे, अगर आखिरी मैच में देखें, लास्ट मैच जो श्रीलंका ने खेला उसमें 10 के 10 विकेटें स्पिनर्स ने लिए। और आप अगर देखा जाए कि लास्ट जो 14 मैच श्रीलंका ने खेले हैं उसके अंदर उन्होंने 14 मैच के अंदर पूरी टीमें आउट की हैं उसके अंदर। तो ये इस दफ़ा बड़ा खतरा है कि 45 ओवर के अंदर जो उनका जो रिकॉर्ड है, लास्ट 14 के अंदर उन्होंने पूरे 10 खिलाड़ी आउट हुए, चाहे मैच जीता नहीं जीता मगर उन्होंने पूरी टीम को आउट किया है। तो ये पाकिस्तानी टीम 45 ओवर में किस तरह जाती है, वहाँ पर इनको स्ट्रेटजी इस हिसाब से यकीनन उनको सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए कि ये मैच बाद में बारिश की नज़र भी हो सकता है। तो उस हिसाब से इनको अपने रन रेट को थोड़ा सा बेहतर करके खेलने की जरूरत है। बज़ाहिर तो लग रहा है कि इन्होंने बड़ा सेंसेबल स्टार्ट किया है, ग्रेजुअली अपने रन रेट को आहिस्ता आहिस्ता अच्छा, मुसलसल नाकाम होने वाले फ़खर जमान आज फिर टीम का हिस्सा थे। इमाम उल हक को बाहर कर दिया गया, सऊद शकील को बाहर कर दिया गया। कल रात तक जो टीम 5 चेंजिंग आ रही थी हमने देखा कि उसमें से भी अब 2 को इन किया, 3 को इन किया, 2 को बाहर कर दिया। आखिरी लम्हात में क्या समझे फ़खर और सऊद शकील को टीम से बाहर करने की क्या वजह है कि 45 ओवर के मैचेस के बाईस हमने इन 2 प्लेयर्स को जो है आउट किया और इन किया 2 को? देखिए इस परफॉर्मेंस के साथ फ़खर जमान को जो इन किया ये इनकी एक मजबूरी थी। मेरे पास जो इतलात हैं कि सऊद शकील जो है वो फ्लू का शिकार हैं और इमामुल हक भी फिट नहीं है पूरी तरह, जिसकी वजह से इमामुल हक हालांकि परफॉर्मर थे पिछले मैच के मगर इनको ये डालना पड़ा क्योंकि बैकअप इनके पास है ही नहीं। तो फ़खर जमान को और हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे अमल है और बड़ा ये है कि इसी अप्रोच के साथ अगर हम वर्ल्ड कप पे जाएंगे, क्योंकि ये फ़खर जमान को हम अपना की प्लेयर हम कंसीडर कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, मगर इसकी जो परफॉर्मेंस है और फिर हमारी ये जो टीम की परफॉर्मेंस है, चूँकि अभी ये मैच लास्ट मैच भी खुदा ना खास्ता हो सकता है या अगर फाइनल भी होगा तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम किस अप्रोच के साथ, इसके बाद तो यकीनन हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, तो किस परफॉर्मेंस के साथ हम वर्ल्ड कप में, तो हमारे लिए ज़्यादा ये अहम है कि एशिया गेम्स की परफॉर्मेंस से ज़्यादा ये है कि हम किस अप्रोच के साथ वर्ल्ड कप में, किस परफॉर्मेंस के साथ, किस मेंटेलिटी, किस कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड कप में इंटर होते हैं। तो यकीनन वहाँ पर जाके जो कंडीशंस है तो ये सब देखना पड़ेगी। उसमें सबसे वीक पॉइंट जो अब पाकिस्तान का नज़र आया है जो वर्ल्ड कप का होता है वो उनका स्पिनर सेक्शन है कि अगर स्पिनर सेक्शन हम काफ़ी अर्से से अपने फास्ट बॉल पर बड़ा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और स्पिन की तरफ हमने बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो, वहाँ तवज्जो नहीं दे रहे। अगर खुदा ना खास्ता इंडिया के अंदर कोई ऐसी कंडीशंस आ गई जहाँ पर आपको स्पिनर्स चाहिए होंगे और जैसा कि पिछले मैच के अंदर हम एक्सपोज हुए अपने स्पिन बॉलिंग के अंदर, तो वहाँ पर मैं कहता हूँ कि फिर सूरत हाल क्या होगी। बिल्कुल सूरत हाल क्या होगी। जावेद साहब बात हो रही है फास्ट बॉलिंग की, तो आज जमान खान टीम का हिस्सा है, कितना सपोर्ट आज शाहीन शाह आफरीदी को होगा? क्योंकि हम देखें तो काफ़ी अरसे से जो है नसीम शाह, हारिस रऊफ उनका साथ देते नज़र आ रहे थे शाहीन शाह आफरीदी के। आज उनको नए प्लेयर के साथ बॉल करना है, वसीम जूनियर उनके साथ होंगे, साथ साथ भरपूर तौर पर जमान खान साथ देते हुए नजर आएंगे। तो समझ जाए शाहीन शाह आफरीदी को भी अब आज जो है अपना बड़ा अहम किरदार अदा करना है इस मैच के अंदर।
जी मोइन भाई, जिस तरीके से आज हमें मैच में, आपको पता हमें सिर्फ जीत चाहिए, जीत के अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और शाहिन शाह अफरीदी जिस तरीके से हमारे को शुरू में स्टार्ट दिलवाता है, तो आज उसको जो है उस पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और आपको पता उनके साथ जमान है, वसीम जूनियर है, और रिजल्ट जो है आपको पहले 2 ओवर्स में मिल जाएगा। आपको पता है आज ग्राउंड है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर 230-35 रन बनते हैं, और सेकंड बैट में 190-95 तक जाती है टीम। तो अगर जो स्कोर बोर्ड लग जाता है 200 प्लस, मकसद 220-25 भी अगर ये बना लेते हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ जिस तरीके से हमारे बॉलिंग की स्ट्रेंथ है, वसीम है, हारिस है, शाहीन है और जमान स्पेशली, तो हम जो है मैच पकड़ सकते हैं। लेकिन हारिस तो बात अच्छे वही मैच खेल ही रहे नहीं है, है, सॉरी अनफील्ड। वसीम जूनियर की बात कर रहा था। वसीम जूनियर है और जमान खान है, तो ये लड़कों में ये एबिलिटी है। आपको पता पहला मैच खेल रहे हैं और बिल्कुल तरोताज़ा आए हैं, और बकाया इंजरीज जो है, तो ये चीज़ें सारी जो है, और टॉस जीतने के बाद जो आज बाबर ने फैसला किया है, ये आपने पता कि 2 मैचेस में हम जो है सेकंड बैट पे जाकर जो है शुरू की जो स्विंग होती है शाम को सेकंड बैट में, तो वो हम नहीं संभाल पा रहे थे। हो सकता है उन्होंने इसी पे तजर्बा कर लिया कि पहले कोई बिल्कुल इसी स्कोर पे बोर्ड लग जाए, तजुर्बा कर लिया उसके है। बाद जो है हमारे बॉलर्स जो है उन्हें आउट कर दें। उन्हें आउट करते हैं। अरे भाई, क्या कहेंगे अब्दुल्ला शफीक के हवाले से? आज उन्हें मौका मिला है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है फाइनल की क्वालिफाई के लिए। इतने इंपॉर्टेंट मैच पे अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं, और अगर हम देखें तो जितने भी मैचेस में उन्हें मौका फराम नहीं किया गया। टीम के साथ ज़रूर मौजूद थे, डगआउट पे बैठे नज़र आ रहे थे। लूज से टीम, हमसे कमज़ोर टीमों के खिलाफ भी हमने उनको चांस नहीं दिया। आज इतने इंपॉर्टेंट मैच है, आज अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, और उसी प्रेशर में अब्दुल्ला शफीक ने इस विकेट पर अब तक रन करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए 50 ओवर की जो क्रिकेट है, तो अब्दुल्ला शफीक जैसे जो टेक्निकली साउंड प्लेयर्स हैं, उनको तो इस विकेट पे इस फॉर्मेट के अंदर भरपूर मौका देने चाहिए। और बहुत कम पाकिस्तान के ऐसे बैट्समैन हैं जो इतने टेक्निकली साउंड प्लेयर्स हैं, जो पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी। दूसरा बाबर आजम कहा जाता है अब्दुल्ला बिल्कुल शफीक कहा को। जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा टेक्निकली साउंड है। जिस तरह हम बाबर आजम के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड है, और एक वो तो जाहिर एक नेचुरल टैलेंट है, पाकिस्तान के लिए गॉड गिफ्टेड है। मगर उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर जिस तरह आपने कहा कि तो सेकंड बाबर आजम कहा जाता है, तो यकीन उसकी इतनी एबिलिटी, इतनी क्वालिटी होगी, तो अब्दुल्ला शफीक को ज़्यादा से ज़्यादा चांस दिया चाहिए। क्योंकि ये जो अप्रोच है, अब इसके अंदर जो है, अगर हम मोहम्मद हारिस के साथ तो बेसबॉल अप्रोच के साथ हम इसके अंदर नहीं जा सकते। इसके अंदर तो इस तरह, जिस तरह अब अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह इनिंग्स का आगाज़ किया था, बहुत सेंसेबली टेक्निकली, जिस तरह पहले लागे की गेंद थी, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंद थी, जिसके ऊपर वो आउट लोग उनकी बदकिस्मती रही। मगर ओवरऑल उन्होंने जो भी रन किए, एक अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश की, और आगे उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए वनडे के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आप समझते हैं कि जब वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस हो तो अब्दुल्ला शफीक का भी नाम हो, और ख़ुद आप कह रहे हैं कि हारिस से शायद उसे अभी ज़रा और वक्त लगेगा, तजुर्बा हासिल कर लें तो शायद वो ज़्यादा बेहतर। क्योंकि अगर फ़खर के हवाले से आप कह रहे हैं कि फ़खर भी बड़ी ज़रूरत है हमारी टीम की, क्योंकि आपको जो है शुरू के ओवर्स के अंदर जो है फ़खर जैसे बैटर्स की ज़रूरत है। फ़खर और इमाम को अगर हम देख लें, दोनों एक ही तर्ज की क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं। और फिर अगर वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस होती है और अब्दुल्ला शफीक जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, उन्हें वर्ल्ड कप में मैचेस में खेलने का मौका मिलता है, तो आप समझ रहे हैं कि फ़खर या इमाम में से 2 में से एक को वन डाउन पोजीशन पा कर बैटिंग करनी चाहिए। असल फ़खर के ये जो है, अगर इतना कर देख लें तो जाहिर है वो एक की प्लेयर है जो किसी वक्त भी बड़े से बड़े मैच को वो पलट सकता है वहाँ पर सारे। और फ़खर पे इससे ज़्यादा प्रेशर इसलिए भी है कि उसको फ़खर को अगर देखा जाता है कि जब एक बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो दूसरी साइड से जो बैट्समैन होता है उसको कम से कम रन करना पड़ते हैं, और सामने वाले बैट्समैन को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। तो ये एक बदकिस्मती है फ़खर जमान के, इसके जो नॉन स्ट्राइकर पे हैं वो भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे, उसको उस तरह अप्रोच नहीं कर पा रहे कि जिस तरह जब फ़खर जब रन नहीं कर पाते तो फिर अपने पर वो जिम्मेदारी लेते हैं, रन रेट इतना लो हो जाता है, तो जिसकी वजह से उस सर्कल में फंस के वो आउट हो जाते हैं। मगर वो जिस दिन इस सर्कल, इस फेज से निकलेंगे, वो एक बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, और वो बड़े अप्रोच के साथ, और हमें जाना वो, क्योंकि हमारी बदकिस्मती यही है कि अगर हम बड़े खिलाड़ी अगर हमारे जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, तो हम हमेशा से, हम पिछले साल भी हमने बहुत डिस्कस की कि हमारे पास कोई बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं। लेकिन इस दफ़ा तो बेंच स्ट्रेंथ आपकी बड़ी मजबूत है। नहीं, उस लेवल की इतनी बेंच स्ट्रेंथ हमारी इतनी है ही नहीं कि जिसके बाद ये देखा जाए कि अगर फ़खर जमान जैसा बैट्समैन अगर हम होता है तो हम उसको रेस्ट करा के फिर दूसरे उसको लेके जाए, फिर वो रेस्ट कराने की तो नौबत हमारे कप्तान या मैनेजमेंट लेती ही नहीं है अरे भाई है। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं नेपाल के खिलाफ आप अब्दुल्ला शफीक को आजमा सकते थे, अफगानिस्तान के खिलाफ आप अब्दुल्ला शफीक को आजमा सकते थे, लेकिन आपने तो नहीं किया। बिल्कुल यही मैचेस होते हैं जिसके अंदर आप देखते हैं कि आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ तो अब उसको आजमाया जाता है।
और जितनी भी नेपाल के खिलाफ, जिसने आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वहाँ पर नेपाल के खिलाफ जिस तरह हम खेले थे, तो वहाँ पर जो आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ थी उनको आपको इस्तेमाल करने चाहिए था, ताकि क्योंकि यही टीम जो है आपने इसी टीम को आपको आगे कैरी करना है। तो यही मैचेस होते हैं जिनको आपको आजमाने चाहिए। मगर अब जितने क्रूशियल मैचेस के अंदर जब हम आके बिल्कुल फंस जाते हैं, जब आके इनको चांस देते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने प्रेशर वाले गेम के अंदर ये फिर ज़्यादा ये यंगस्टर जो है इसमें हम रन्स भी करें, तो ये बड़े टीम के जो है बड़े खिलाड़ियों का यही होता है कि जब ये बड़े खिलाड़ियों का कि आप बड़े मैचों में जब आपकी कंडीशन ऐसी हो टूर्नामेंट के अंदर, तो ये बड़े खिलाड़ियों को मैच अपने ऊपर लेके खिलाती है और प्रूव करना पड़ता है कि वो इस बड़े टीम के खिलाड़ी हैं। मगर हमारी बदकिस्मत ये है कि फिर कहीं ना कहीं हमारे जो यंगस्टर होते हैं, पिछली दफ़ा भी हारिस को ज़्यादा इन करने की वजह ही हुई थी और इस दफ़ा भी इन करने की वजह हुई थी कि वर्ल्ड कप के अंदर देखा गया पाकिस्तान टीम एक बिल्कुल प्रेशर के अंदर थी, बिल्कुल नीचे जा रही थी। मगर एक आध मैच में आके हारिस ने आपको बूस्ट अप किया, उसमें फेस से निकाला जहां आपकी टीम नीचे आ रही थी, उसके बाद हारिस की इनिंग्स के बाद टीम आपकी खड़ी हो गई। तो यंगस्टर के ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाती है, बजाय इसके कि अगर जो हमारे सीनियर्स प्लेयर्स हैं वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके बड़े मैच में आपकी टीम को चलिए, जिम्मेदारी की बात हो रही, थोड़ी सी बात है शाहनवाज धानी के हवाले से भी कर लें। टीम को ज्वाइन कर लिया है शाहनवाज धानी ने भी, गो के आज के मैच वो नहीं खेल रहे हैं। कैसा कैरियर देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जब वो परफॉर्म करते थे तो टीम के साथ मुंसलिक रहे, मैचेस उन्हें नहीं खिलाए गए, डग आउट पे बैठते नजर आए, 2 से ढाई साल तक वो टीम से बाहर रहे और फिर उन्हें बाकायदा तौर पर हमने देखा कि पाकिस्तान जूनियर टीम के साथ लगा दिया गया और फिर पाकिस्तान ए, पाकिस्तान इमर्जिंग टीम के साथ वो खेलते हुए नजर आए। परफॉर्मेंस उनकी ऐसी नहीं है कि वो शायद कौमी टीम के लिए सेलेक्ट हो, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा किया और इस वक्त हम देखते हैं कि एशिया कप के स्क्वाड में उन्हें शामिल कर लिया गया है। फ्यूचर कैसा देख रहे हैं अब शाहनवाज धानी का आप? मोइन भाई, शाहनवाज धानी का फ्यूचर कुछ भी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। देखें, जब आपके यहाँ छोटी टीमें आती हैं, आपके साइड मैचेस होते हैं, वहाँ तक तो उनको चांस नहीं दे रहे आप, और फिर आपने इंटरनेशनली उसको फ़ौरन तलब कर लिया है। ये भी आपको पता, जब हम इंडिया से हारे हैं तो कम से कम कुछ ऐसा करना चाह रहे थे, कम से कम आवाम तो मुतमईन हो जाए कि इन्होंने शाहनवाज धानी को तलब कर लिया, जमान खान को तलब कर लिया। ये सारी सिर्फ वहीं तक के बोर्ड की हद तक चीज़ें हैं। शाहनवाज धानी का सबको पता है। शाहनवाज धानी से अलावा भी बेंच में आपके वसीम जूनियर बैठा हुआ, उससे तेज़ बॉलिंग आजकल अरशद इकबाल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बॉलर्स तो आपके पास और भी हैं, लेकिन शाहनवाज धानी को आपने तलब तो कर लिया है, लेकिन असल तो ये खेलें। और अगर आज आप मैच जीते तो आप क्या समझते कि फाइनल में हम शाहनवाज धानी को खिलाएंगे? खान साहब कतई उसको नहीं खिलाएंगे आप फाइनल में। तो यही बॉलर्स खेलेंगे, अनचेंज आपने फाइनल में जाना है। धानी गया जिस तरह से, आपको पता है वजारत खारजा अमूर वो संभालता है क्रिकेट के, वही गया है डग आउट में बैठेगा, उनका डग आउट शेयर करेगा और मैं नहीं समझता कि वो इन होगा। जिस तरह की कंडीशन है अगर हम देखें तो इसमें पाकिस्तानी बॉलर ज़्यादा जो है फिटनेस मसाइल से दो चार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखें कि जिस तरह सलमान अली आगा भी अनफिट हो गए एज ए बैटर्स, जहाँ पर उन्हें सर पे चोट लगी और काफ़ी गहरी चोट उनको आई है जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। तो हो सकता है कि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी जो है शामिल ना हो जिस किस्म की उनकी चोट से नज़र आ रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि जहाँ पर अगर वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर सलमान अली आगा टीम के साथ नहीं होते तो सरफराज की जगह कहीं बनती भी नज़र आ रही है आपको? मैंने भी जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारी जो है बहुत ज़्यादा हमने जो फोकस जो फास्ट बॉलिंग को किया हुआ है, जो जैसा आप इंजरीज़ की जो बात कर रहे थे उसमें हमने बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलिंग पे फोकस किया हुआ है। और हमने ये देखा कि हमारा एक ट्राई का है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, उन पर बहुत ज़्यादा लोड ओवरलोड डाल दिया जाता है, वर्कलोड इन पर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये इंजरीज़ का शिकार होती हैं। और हमने ये देखा कि जब हम अहम मैचों में हम इनको शायद पर यूज़ नहीं कर पा रही है हमारी मैनेजमेंट जो है। और जहाँ ऐसे जैसे आपने जिक्र किया कि नेपाल के मैचेस होते हैं, इसके अंदर जैसे शाहनवाज धानी है, जैसे उन्होंने जाहिद भाई ने कहा कि अरशद इकबाल हैं, इस तरह के बॉलर्स को आपको सेकंड 11 भी आपको तैयार करके रखनी चाहिए। उन मैचेस के अंदर उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए वहाँ पर। मगर हम मुसलसल जो है ऐसे कोई अपने मैन बॉलर्स को हर जगह इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये इंजरीज का शिकार होते हैं। और यकीनन ये आपने जिस तरह सरफराज अहमद की बात की, तो अभी डोमेस्टिक भी वो खेल रहे हैं वहाँ पर ग्रेड 1 कायदन ट्रॉफी, और यकीनन वहाँ परफॉर्म करेंगे। वहाँ पर उन्होंने भी जो पहली इनिंग उसमें 66 रन स्कोर किया टीम के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए जो है बाकायदा तौर पर जो है टीम को फतह दिलाई है। तो क्या समझ रहे कि सरफराज की इनिंग भी अब मायने रखती है डोमेस्टिक में अगर वो परफॉर्म मजीद करते रहते हैं?
देखिए डोमेस्टिक में अगर आप परफॉर्मेंस देख लें तो उनकी परफॉर्मेंस कभी भी रुकी नहीं है, मुसलसल एक परफॉर्मेंस है। अभी भी इन्होंने दोनों इनिंग्स में 60+ रन किए हैं, जहां पर उनकी जीत के अंदर जो है बड़ा अहम किरदार अदा किया सरफराज की इनिंग्स पे। तो यकीनन जहां जहां उनको मौका मिलना बिल्कुल चाहिए। अरे भाई, सरफराज की जरूरत है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त अब्दुल्ला शफीक ने जो है निप सेंचुरी स्कोर कर ली है, 65 बॉलों में उन्होंने निप सेंचुरी स्कोर की है। और अगर देखें तो रन को अब लेकर चल रहे हैं, पाकिस्तानी स्कोर की जो रन है वो बढ़ते हुए अब दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त अब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक की निप सेंचुरी के हवाले से, और अब हम देख रहे हैं कि 69 पर 52 रन बनाने के बाद अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए। अब तीसरी विकेट श्रीलंकन बॉलर्स ने हासिल कर ली है इस मैच के अंदर। और ओवरऑल अगर हम देखें तो शायद इस वक्त पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने जो फैसला किया था टॉस जीतकर बैटिंग करने का, वो सूदमंद साबित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी पे मजीद भी बात कर लेंगे आरिफ साहब से। आरिफ साहब क्या कहेंगे, अब कैसा लग रहा है आपको, क्या टारगेट पाकिस्तान जो है एक लगता है कि 200 या 225 230 इतने टारगेट तक पाकिस्तान पहुंच सकती है? पाकिस्तान ने जो टॉस जीत के जो फैसला किया, जिस पे आपने और हमने बात भी की, तो अब उस पर यहाँ पर दो तलवारें पाकिस्तान के पास लटक रही हैं कि एक तो उन्होंने 45 ओवर के अंदर उनका ध्यान में है कि अपना स्कोर करना है, और रन रेट को जो कि अभी तक नीचे 5 रन से भी नीचे, ये 4.6 समथिंग है। तो इस चीज़ को करना है। फिर दूसरा उनके ध्यान में बारिश भी कि अगर ये 45 ओवर का मैच नहीं हो पाया, अगर उससे मैच रिड्यूस हो गया तो उसको भी देखते हुए दोनों चीज़ें, तो इस प्रेशर के अंदर यकीनन ये दोनों विकेट जो हमारी अहम विकेटें गिरी अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की, तो इसके बाद अब चूँकि हमारी जो ज़्यादा स्ट्रेंथ यही है, हम जिसमें कहते हैं कि बाबर आजम को ही स्कोर करना चाहिए और अब्दुल्ला शफीक जो सेकंड बाबर आजम है, अभी दोनों विकेटें हमारे पास नहीं है, तो अब ये इसमें एक अच्छे स्कोर की तरफ जाना चाहिए। तो यकीनन वो जो एक श्रीलंकन कप्तान ने कहा था कि ये जो है अगर ये टॉस अगर हम जीतते और हम पहले बॉलिंग ही करते हो, ये जो है इतनी विकेट के अंदर इसमें, क्योंकि अंडर दी लाइट्स जो है बाद में फिर जाके मॉइस्चर टीम कंडीशन होगी, तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं तो इतना सूदमंद फैसला नज़र नहीं आ रहा, मगर बजाय अभी भी इनको जाके जिम्मेदारी से खेलते हुए एक अच्छे टोटल की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल अच्छे टोटल की तरफ जाना चाहिए। हारिस बैटिंग करने आ गए हैं। जावेद साहब, कितनी उम्मीदें हारिस से लगाई रखी है पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने, पाकिस्तान के कप्तान ने, क्योंकि आज के मैच में उनको शामिल किया गया है, गो कि ये भी डग आउट पर बैठते हुए नज़र आ रहे थे ज़्यादा, आज उन्हें मौका फराम किया गया। कितनी जिम्मेदारी है इस पोजीशन पर हारिस का रन करना? जी शहजादे, आज हारिस को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पोजीशन पर वो आए हैं दोनों प्लेयर्स आउट हो गए, बाबर और अब्दुल्ला शफीक, और मकसद स्कोर आपका मुस्तहकम है, बिल्कुल इनिंग सही जा रही है। बाबर का बैटिंग का फैसला है ना, वो बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल अच्छा नज़र आ रहा है, सूदमंद साबित हो रहा है, क्योंकि आपका रन्स का जो फ्लो है वो बना हुआ है, रन्स बन रहे हैं। अगर हारिस यहाँ एक 50-60 की आज इनिंग्स खेल लेता है, पीछे इफ्तिखार है, तो रन्स तो बिल्कुल तसलसल से बन रहे हैं। सिर्फ ये है कि 45 ओवर पूरे अगर आप खेल जाते हैं तो मैं ये समझ रहा हूं कि 230-35 का टारगेट जब लग जाएगा, और आपकी आज की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है और वो श्रीलंका को बिल्कुल टफ टाइम देगी। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वेदर का, आगे बारिश ना हो, अगर बारिश होती है डकवर्थ लुइस पे जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी, नहीं तो बिल्कुल सही मैच जा रहा है। 3 बैट्समैन जरूर आउट हो गए, लेकिन यह है कि आपके पास चांस है, अभी भी आपके पास ऐसे प्लेयर हैं, 50 करने वाले प्लेयर्स भी आपके पास, 100 करने वाले प्लेयर भी डग आउट में बैठे हुए हैं। और जिस तरीके रिजवान खेल रहा है और हारिस साथ आया, रिजवान ने देख अभी सिर्फ 11 रन बनाए, वो अपनी इनिंग आपको पता बिल्ड करके खेलता है, और जैसे ही अगर इसकी इनिंग बिल्ड होगी तो आपको रन्स का जो फ्लो है, ये अभी तो अंडर 5 इनका रन रेट, और ये 5-6 पे चला जाएगा। रिजवान एक ऐसा प्लेयर है, वो जब चाहे जो चाहे वो स्ट्रोक खेल सकता है, उसको कमांड हासिल है अपनी बैटिंग पर, और उसके साथ अगर हारिस 3-4 ओवर खड़ा हो जाता है तो मैं ये समझ रहा हूं बाबर का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होगा। अरे भाई, जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग जा रही है, अभी आपने देखा कि मोहम्मद रिजवान इस टाइम आउट होते होते बचे, बॉल कलेक्ट नहीं कर पाए विकेट कीपर श्रीलंकन, अगर वो कलेक्ट कर लेते विकेट कीपर तो शायद हमें रिजवान की विकेट भी नुकसान होती हुई नजर आती। गो कि क्रिकेट का हिस्सा है, रिजवान और हारिस दोनों ही विकेट कीपर बैटर्स हैं। अब हारिस पे और रिजवान पे कितनी भारी जिम्मेदारी के इस इनिंग को बिल्ड करते हुए नजर आए। देखिए अभी जिस तरह अभी रिजवान बचे, तो इससे तो जाहिर हो रहा है कि ये विकेट जो है स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है,
और इस श्रीलंका की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी स्पिन बॉलिंग ही है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है इन दोनों की, कि ये दोनों की के इनमें बड़ी जिम्मेदारी से इनको खेलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आने के बाद दूसरी जिम्मेदारी कि अगर बड़ा स्कोर की तरफ जाना है तो उनको इसी पार्टनरशिप के अंदर कोई एक बड़ा स्कोर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अभी ये दोबारा फिर जो है ये बच गए यहाँ पर, तो हारिस भाई रिव्यू लिया है, अगर देखें हारिस पे रिव्यू लिया है, अगर ये विकेट गिर जाती है तो फिर तो आप थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएंगे। बिल्कुल, ये तो जाहिर है कि ये हारिस की विकेट है और उसके बाद रिजवान की विकेट है, तो आपकी बैटिंग लाइन तो फिर आपकी आप टेल एंडर जैसे मिडिल ऑर्डर पर, मिडिल ऑर्डर को आप काफी अर्से से देख रहे हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर वो काम नहीं कर पा रहा, मिडिल ऑर्डर पे बड़ी तनकीद होती चली। लेकिन पहले मैच में हमने देखा कि इफ्तिखार ने तो सेंचुरी स्कोर की थी ना हारिस भाई साहब। जी बिल्कुल, मगर ये इनकी कारकर्दगी में तसलसल होता है। अगर ये इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, मगर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, जस्ट लाइक ए सेमीफाइनल। तो यहाँ पर सीनियर्स खिलाड़ियों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर आके भी अपनी जिम्मेदारी बनाए, अपनी पूरी जो पिछली फॉर्म है उनको कैरी करो, यहाँ पर आके बताएं कि वो एक अच्छे एक बड़े बैट्समैन है और सीनियर जिम्मेदार आदमी है। बिल्कुल सीनियर और जिम्मेदार आदमी है, लेकिन उन्होंने अब तक अगर हम देखें तो हारिस का फैसला अब तक नहीं आया है, क्योंकि थर्ड एम्पायर पर फैसला किया हुआ है। अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है हारिस के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ अब क्योंकि स्पिनर्स की बात हो रही तो हम अपनी टीम के हवाले से भी बात कर लें। हमारे पास है जो है मोहम्मद नवाज और शादाब खान स्पिन बॉलिंग का डिपार्ट संभाले हुए नजर आ रहे हैं। शादाब से कितना मुतमईन नजर आते हैं आपके, गो के वो बैटिंग पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं या अपनी स्पिन बॉलिंग पे जो है कमाल रखते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, स्पिन बॉलिंग बाहर उनकी नजर आ रही है, जो उनका खासा है कि जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं तो वो बॉलिंग उनकी नजर नहीं आ रही। और पिछले काफ़ी अर्से से देख रहे हैं कि वो वहाँ पर जो है अपनी बैटिंग की वजह से टीम के अंदर वो इन कैरी कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर जाके हमारा पाकिस्तान का सिर्फ एडवांटेज ये है कि श्रीलंकन की जो इस वक्त बैटिंग स्ट्रेंथ है वो इतनी अच्छी नहीं है जो पिछले मैच में आ रही है। वो अपने जितने भी मैचेस जीतते आ रहे हैं वो अपने स्पिन बॉलिंग की। तो अगर पाकिस्तान ने इनके स्पिन बॉलिंग को थोड़ा सा संभल के खेल लिया, थोड़े से अच्छे स्कोर की तरफ चले गए, तो पाकिस्तान की यकीनन बॉलिंग की स्ट्रेंथ इनकी ऐसी है कि वो इनको श्रीलंका को उस स्कोर के अंदर आउट कर सकते हैं, उनको जल्दी पकड़ सकते हैं। बिल्कुल बॉलिंग स्टैंड हमारी मजबूत है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो श्रीलंका की बैटिंग स्ट्रांग इतनी नहीं है जावेद साहब है, तो क्या समझे हमारे फास्ट बॉलर इस विकेट पे ज़्यादा अच्छी बॉल करते नजर आएंगे या फिर हमारे स्पिनर? क्योंकि अगर स्पिनर्स पे हम मुआवजा करेंगे तो नवाज है, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है, शादाब मुसलसल खेल रहा है। अगर हम देखें तो लूज टीमों के खिलाफ ज़रूर वो विकेट हासिल कर ले रहे हैं, लेकिन जब बड़ी टीमें आ रही हैं तो शायद उनसे बॉल हो नहीं पा रहा है। क्या कहेंगे इन दोनों स्पिनर्स के हवाले से? मोइन भाई असल मसला देखिए, नवाज हो गया या शादाब हो गया, पिछले मैचेस में जब आपके फास्ट बॉलर प्रेशर डाल देते थे, विकेटें ले लेते थे 3-4, उसके बाद ही आपके स्पिनर्स जो थे, जाहिर है जब रन रेट बढ़ जाता है तो तब आप लगते थे तो आपको विकेटें मिल जाती थी। अब तो शादाब की बॉल ही बिल्कुल बीच में टिप्पे दे रहा है, वो उसकी बॉल वो स्ट्रेंथ ही नहीं रही जो नजर आती थी इसमें। लेकिन नवाज जो है, नवाज से आप आज उम्मीद रख सकते हैं। जिस तरीके से श्रीलंका की बैटिंग आपको पता 2 से 3 शुरू के जो उनके बैट्समैन है, अगर आपने उनको दायरे में काबू कर लिया तो उसके बाद आप हावी हो जाएंगे मैच में। जिस तरीके से आपको पता है इंडिया जब भी, वैसे ये श्रीलंका जो है इसने जो अपने 2 मैचेस जीते अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ की वजह से जीते, ना कि बैटिंग से जीते। तो आज जो है शादाब और नवाज, अगर आपके फास्ट बॉलर ने शुरू में इनको दबाव में ले लिया, 2-3 आउट कर दिए, तो इनकी बॉल अलग नजर आएगी। अगर वो दबाव में ना ले पाए तो ये एक्सपोज हो जाएंगे, जिस तरह उस दिन हुए थे इंडिया के सामने। बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे आज अगर स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा नहीं कर सके। फिर अगर हम देखें तो डग आउट पे हमारे पास उसामा मीर बैठे हुए हैं, उन्हें चांस नहीं दिया गया। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो सीरीज हुई थी उसमें अच्छी बॉल करते नजर आए थे, बैटिंग एडवांटेज था उसामा मीर से। तो आप समझ लेते कि कम अज़ कम अगर वहाँ पर बड़े मैचेस नहीं खिला रहे थे तो लूज टीमों के खिलाफ आप उसामा मीर को भी चेक कर सकते थे। नहीं, पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक जो इस वक्त बहुत ज़्यादा कमजोर है और प्रॉपर जो स्पिन इधर जो है इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा। तो यकीन है आप उसामा को भी प्रॉपर नहीं समझ रहे या ना तजुर्बेकार है? उसामा मीर जो है प्रॉपर स्पिनर है जो अपनी स्पिन बॉलिंग ही की वजह से टीम में शामिल हुए हैं। तो उनको ये यकीन इस विकेटों पे जो कंडीशन देखें, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी अरसे से ये श्रीलंका की विकेटों पे कोलंबो पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट हुई है। क्रिकेट होने की वजह से विकेटों का म्यार भी इतना अच्छा नहीं है। शुरू के 10 ओवर के बाद जो है ये विकेट फंसना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फेवर करना शुरू कर देती है। तो फास्ट बॉलर का जब पाकिस्तान की इंडिया के जो मैच में भी था
तो यही हुआ, पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर का जो एक प्रेशर है वो शुरू के 10 ओवर तक ही ज़्यादा रहता है। इंडिया की टीम भी काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग के प्रेशर में है, तो इसी प्रेशर की वजह से, वरना इंडिया की टीम को अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा आपको उसकी बैटिंग में स्ट्रेंथ नजर आती है, मगर उस जो 10 ओवर के प्रेशर में उसमें फंस जाती है। और पाकिस्तानी अगर फास्ट बॉलर जो है अगर 10 ओवर के प्रेशर में दूसरी टीम को, आज श्रीलंकन के बॉलर्स को 2-4 को अगर आउट कर लेते, अगर वो श्रीलंकन बैट्समैन भी उस प्रेशर से निकल गए तो फिर इनके लिए ये मैच बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं कि हमारा आरिफ भाई साहब के पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। अगर शुरू के 10 ओवर में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर दिया और विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए तो शायद श्रीलंकन बैटर से इस मैच को बआसानी जो टारगेट दिया जाएगा चेस करने में नाकाम होते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। अरे बिल्कुल है। वक्फे से कबल अगर हम बात कर रहे थे इस मैच के हवाले से जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान है प्रेमदासा स्पोर्ट्स ग्राउंड पर खेला जा रहा है, जहां पर अगर हम देखें तो इस वक्त 109 रन है पाकिस्तान के और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं पाकिस्तानी टीम के। अगर देखें तो इस मैच के हवाले से जो बातें सामने आ रही थी कि बारिशें होने के इम्कान ज़्यादा हैं और अब शायद ऐसा लगता है कि वहाँ पर बारिशें तो नहीं हो रही हैं लेकिन विकेटें पाकिस्तानी टीम की ज़रूर गिरती हुई नज़र आ रही हैं इस मैच के अंदर। गो के अगर देखें तो इस मैच में अब तक जो सीनियर प्लेयर्स को अपना किरदार अदा करना था वो करते हुए दिखाई नहीं दिए। बाबर आजम भी आउट हो गया, अब्दुल्ला शफीक जो आज के मैच में उन्हें खिलाया गया, 50 रन से ज़ायद रन स्कोर किए वो इस मैच के अंदर। ओवरऑल मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किया गया था, वो भी नाकाम नजर आए। लास्ट टाइम पे फखर जमान को टीम में शामिल किया गया, वो भी आज के मैच में नाकाम नजर आया। फिर अब हम देख रहे हैं कि इस मैच के अंदर मिडिल ऑर्डर का जो फुकदान की बातें हम पिछले कई सालों से करते नजर आ रहे थे, या हम एडवांटेज अपने मिडिल ऑर्डर का परफॉर्म करने वाले बैटर्स को नहीं दे पा रहे। हालांकि देखें तो पहले मैच के अंदर मिडिल ऑर्डर पर खेलते हुए इफ्तिखार अहमद ने सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन इस मैच में जहां पर तजुर्बे की जरूरत थी और वहां पर मोहम्मद नवाज को ऊपर नंबरों पर भेजा गया, इफ्तिखार अहमद नीचे नंबरों पर अब शायद बैटिंग करते दिखाई दें। क्या रोल इफ्तिखार का अब तक समझ में नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से हम आरिफ साहब से भी बात कर लेंगे। आरिफ साहब, इफ्तिखार का रोल क्या आप समझ रहे हैं अब, क्योंकि यहां जरूरत थी तजुर्बेकार बैटर्स की, सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं इफ्तिखार अहमद इसी एशिया कप के अंदर। बिल्कुल, ये इफ्तिखार अहमद का नंबर था, जो सिचुएशन थी उसमें इफ्तिखार अहमद को आना चाहिए था, मगर हो सकता है कि इसके बाद जो है वहाँ पर जो कंडीशन हो, वहाँ पर उसके अंदर कुछ ग्राउंड की वेदर की कंडीशन हो, यहाँ पर लग रहा हो कि बारिश अब करीब होगी, तो उस वजह से हो सकता है कि उन्होंने अपनी प्लानिंग चेंज की हो कि नवाज को भेजा हो, थोड़ा सा ये तेज अप्रोच के साथ खेले। मगर जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, मैंने भी पहले एक राउंड के शुरू में भी कहा था कि आरिफ साहब, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह श्रीलंकन स्पिनर्स आप पर हावी नजर आ रहे हैं, आप तेज रन कर सकते हैं इस विकेट के ऊपर? देखिए, 23 विकेट में तो आपको बीच प्रोग्राम जब शुरू हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि इस विकेट के ऊपर ये बेसबॉल अप्रोच नहीं चलेगी, और वही हुआ कि हारिस खान ने अपना बेसबॉल वाला शॉट वहाँ पर खेला, जिसकी वजह से वो आउट हो गए। जब गेंद यहाँ पर नीचे आ रही है, फंस कर आ रही है, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि एक आपके अंदर एक ट्रेंड सेट कर दिया अब्दुल्ला शफीक ने कि यहाँ पर इस विकेट पर किस तरीके से खेला जा सकता है। तो आने वाले बैट्समैनों को वो देखना चाहिए कि जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने गेंद को उसकी मेरिट के ऊपर खेला। अच्छा, मेरिट की आप बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि अभी मोहम्मद नवाज को इसलिए भेजा गया है कि थोड़ा सा तेज रन स्कोर कर लें। आपने अब्दुल्ला शफीक की मिसाल दी, तो इफ्तिखार अहमद भी साउंड प्लेयर हैं, अगर वो आ जाते तो ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि अभी तो ओवर्स पड़े हुए थे। बिल्कुल, ये तो जाहिर है कि इफ्तिखार अहमद सीनियर्स में उन्होंने भी 100 रन भी किया हुआ है, यकीनन उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इस वक्त हाई होगा, तो इस वक्त उनको यूज़ करनी चाहिए। तो ये बहुत ही करंट सिचुएशन है इस वक्त, जो पाकिस्तान जिस सिचुएशन के अंदर आ गया है, इसके अंदर रिजवान के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर एक बड़ी इनिंग्स और बड़ी पार्टनरशिप की तरफ जाया जाए। सीनियर प्लेयर्स हैं और रिजवान ने कई मौक़ों पर ऐसा प्रूव किया है। पिछले दिनों अगर कुछ महीनों सालों की अगर बैटिंग देखें तो ये बाबर और रिजवान पे ही चलती रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है नंबर 1 टीम की तब भी गया। तो इन दोनों की परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा था, और हम हमेशा से कहते रहे कि पाकिस्तान की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है उसके अंदर इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, जिसके अंदर सारा जो है लोड जो है सारा बाबर और रिजवान करते रहे। जब तक ये परफॉर्म करते रहेंगे तो आपकी टीम जो है रन्स करती रहेगी, मगर हमारा जब नीचे ऑर्डर देखते हैं तो उसके अंदर उनकी एबिलिटी इतनी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से हम बहुत होता है कि बहुत जगहों पे फंसते हुए भी नजर आए। जावेद साहब, बात हो रही थी
अगर हम देखें तो इस मैच के अंदर ज़रा सा हमारे पास अगर थोड़ी सी मजबूत साइड आ जाती है या फिर विकेट थोड़ी सी डिस्टर्ब करती हुई बैटर्स को नज़र आती है, वहाँ हमारे बैटर्स भी नाकाम नज़र आते हैं। हमेशा की तरह आज भी वही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त जो पोजीशन है, इस वक्त 4 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी हैं। तो कैसा देखते हैं कि ये मसला है हमारे साथ अब अक्सर नज़र आ रहा है कि हम बड़ी टीमों के खिलाफ या अच्छी बॉलिंग या फिर विकेट का बिहेवियर चेंज हो तो हमारे बैटर्स रन नहीं कर पाते। मोइन भाई, असल मसला देखें, विकेट का बिहेवियर को ले लें, वेदर्स को ले लें, तो ये चीज़ें तो ज़्यादा समझ में आ रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारे बैटर कोई अच्छी बॉलिंग साइड आ जाए या अच्छी टीम आ जाए उसके साथ परफॉर्म नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। वहाँ सबसे बड़ा जो मसला है ना, वहाँ मौसम का मसला है। बारिश जो हो रही है, लगातार हो रही है ग्राउंड में, ग्राउंड बहुत हैवी हो गए और फिर थ्रू आउट जो स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें जो है ना उनके हक में जा रही। और आज के मैच में जिस तरीके से अब्दुल्ला शफी की इनिंग्स खेल कर गया है, वही इनिंग्स इनको चाहिए कि अब उसी को बरकरार रखें उस तरीके से। अभी देखिए, जैसे अभी खान साहब कह रहे थे, वो बेसबॉल शॉट खेली और हारिस आउट होकर चला गया। पिछले मकसद 3 विकेटें आपकी गिर गई, आपको पता ही नहीं चला। तो अब ये चेंजिंग, अब ये जो चेंजिंग की है, हारिस के हवाले से अगर बात कर ले तो हारिस को खासकर तजिया निकार यही कह रहे हैं कि हारिस T20 के अच्छे बैटर्स हैं, वनडे में भी उन्हें थोड़ा सा टाइम जरूर चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान, मैनेजमेंट या सिलेक्शन कमेटी उनको बजिद है कि टीम के साथ रखा जाए। और शायद उसका नुकसान ये भी हो रहा है कि किसी सीनियर प्लेयर्स का भी हक मारते हुए दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी मिसाल आपके सामने सरफराज अहमद की है। डोमेस्टिक क्रिकेट इस वक्त जारी है, कायद आजम ट्रॉफी, जहां पर उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए सरफराज अहमद नजर आ रहे हैं। तो इसी पे आरिफ साहब से मजीद बात कर लेते हैं हारिस के हवाले से। आरिफ साहब क्या कहेंगे, हर जो तजिया निगार वो यही कह रहे हैं कि अभी काफी टाइम पड़ी है क्रिकेट खेलने के लिए हारिस के पास, यहाँ पर तजुर्बेकार जो है विकेट कीपर की जरूरत है। अगर देखें तो बेशक मोहम्मद रिजवान अच्छी परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं विकेट कीपिंग में, अब बैटिंग में आप सरफराज को साथ लेकर चलते तो शायद बाबर आजम को कप्तानी के हवाले से भी कुछ फैसले करने में दुश्वारी का सामना करना नहीं पड़ता, उनको हेल्प आउट होती। आप समझिए कि यहाँ सरफराज को एज ए कप्तान भी अगर बाबर आजम सपोर्ट करते हुए नजर आ जाते। देखिए 50 ओवर की क्रिकेट मैं तो समझता हूँ कि इसमें हारिस की जगह ही नहीं बनती। हारिस जो है वो एक पिंच हिटर है, और पिंच हिटर की जब आप अगर ओवरऑल टोटल उनकी परसेंटेज निकालें उनको फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादातर ये होता है कि वो अहम मैचों के अंदर फेल हो जाते हैं। तो हम उनके ऊपर रिलाई करते हैं कि पिंच हिटिंग करके कुछ नहीं करेगा, मगर वो होता ये है कि वो अहम मैचों के अंदर, सूर्य कुमार के अंदर वर्ल्ड कप में देखा इतनी ओवरऑल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मगर बहुत ज़्यादा रिलाई किया, मगर वो सेमीफाइनल फाइनल के अंदर वो इंडिया के खिलाफ वो फेल हो गया। तो पिंच हिटर जो होते हैं उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इनके पर आप कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते कि ये आपको भी किसी भी अच्छे मैच के अंदर प्रॉपर तरीके से। और हमारी ज़्यादातर जो बैट्समैन है वो कंडीशनल क्रिकेट खेलते हैं, सारी एडजस्टेबल क्रिकेट नहीं खेलते हैं। कंडीशनल क्रिकेट क्या होती है कि जब उनकी पसंद की कंडीशन आएगी, उनको जब वेदर सूट करेगा, विकेट सूट करेगी, तो बहुत रन कर देंगे। और जहां वो देखेंगे उनको कंडीशन इस अपने आप को एडजस्ट करना हमारे खिलाड़ियों को नहीं आता, वरना बड़े प्लेयर्स के तो यही होती है कि पहले जाके विकेट को रीड करें। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वहाँ का वेदर ऐसा है, वहाँ की विकेट ऐसी है, वो दूसरी टीमें भी उसी विकेट पे खेलेंगी, मगर अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जिंदा मिसाल आपके सामने, जहाँ 356 रन स्कोर होते हैं वहां पर हम 128 रन पर आउट हो जाते हैं इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल, ये 356 रन करना फिर उनको 128 रन करना, ये अप्रोच जाहिर करता है कि किस अप्रोच के साथ वहाँ पर खेलें, किस प्रेशर के अंदर हम वहाँ पर खेलें। ये नहीं था कि आप 356 रन करने तो आपने उस जगह को उसको मैच को जीत लेना था, मगर कम से कम आपने जो भी आपकी एबिलिटी थी कम से कम स्कोर को करीब लेके जाते, जितनी आपकी स्ट्रेंथ थी आप उसके अंदर फाइट करते कुछ करते, मगर आपने कहीं भी उसके अंदर ऐसी अप्रोच नजर आई, कहीं भी बॉडी लैंग्वेज। बल्कि 356 रन करने से पहले ही मैं समझता हूँ कि जब दोबारा जब मैच शुरू हुआ था 25 ओवर के बाद, तो टोटल टीम की बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई थी। जिस तरीके से इंडियन जो है प्लेयर्स जहाँ चाह रहे थे शॉट खेल रहे थे, तो उसके अंदर कप्तानी का भी उस वक्त जो है बड़ा सवाल पैदा हुआ कि बाबर नहीं, इसीलिए आपसे सरफराज के हवाले से, कप्तानी के हवाले से भी बात कर रहा था कि सपोर्ट कितना हो जाएगा बाबर को भी। देखिए बाबर आजम को एक तो ये कि ये हकीकत बात है कि उसको ग्राउंड के अंदर एक सपोर्ट चाहिए, और ऐसे सपोर्ट चाहिए जो एक अच्छा सीनियर्स कप्तान हो। जब टीम के अंदर कोई इस तरह सरफराज टाइप के जब खिलाड़ी खेल रहा होता है तो ठीक है, अगर बाबर आजम वो कप्तानी कर रहा है तो दुनिया में होता है कि सीनियर जो है इंडियन हम देखते हैं बाज़ दफ़ा वो फंसते हैं, तो
अपने वो सीनियर से मशवरा करते हैं। तो सरफराज की बात करते हैं तो वो तो हमेशा से कहते हैं कि वो बाई बर्थ कप्तान है। वो अंडर 19 जितने भी फॉर्मेट तक खेलते हैं वो कप्तानी करते हुए नजर आए। जिस तरह हर फॉर्मेट में बाबर आजम की कप्तानी में हम देखेंगे कि आज तक कोई हम बड़े इवेंट में बहुत ही अगर बड़े मुकाबले हुए हैं सेमीफाइनल फाइनल, तो वहाँ पर कप्तानी एक्सपोज हुई। गो के वो बहुत बड़े बैट्समैन हैं, उनकी बैटिंग पे कोई बात नहीं की जाती, मगर हो सकता है शायद पता नहीं कि हम उनको ज़बरदस्ती तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कप्तान, उन पे लोड डाल रहे हैं। वरना तेंदुलकर का भी एक मिसाल दे लें कि वहाँ पर जब तेंदुलकर की भी दुनिया के बड़े बैट्समैन थे, जब उनको पर भी वर्कलोड डाला गया कप्तानी का, तो वो चूँकि कप्तानी की इतनी एबिलिटी नहीं थी तो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस बड़ी मुतासिर हुई। तो फिर उनके ऊपर कप्तानी से हटा के फिर उनको बैटिंग पे उनको दिया, जिसकी वजह से एक कामयाब जो है बैट्समैन साबित हुए। तो कहीं कहीं लगता है कि हम ये है यहाँ पर बाबर आजम पे लोड डाल के, मगर दूसरी तरफ अगर इसको दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो हमें कोई दूसरा कप्तान नज़र भी नहीं आता टीम में। अगर हम ये बोलेंगे कि बाबर आजम अच्छा कप्तान नहीं है, तो आप ये पूछें हमसे कि बाबर आजम की जगह दूसरा कप्तान कौन बनेगा, तो हम जो जिस वाइस कप्तान की बात करते हैं शादाब खान की, तो मुकम्मल फिट तो है नहीं, वो है उनने कप्तानी की, मैं समझता हूँ जाती तौर पे इनमें है कुछ कप्तानी, मगर वो चूंकि मुकम्मल फिट नहीं है या परफॉर्मर ऐसी नहीं है। शाहिन अफरीदी को कप्तानी के हवाले से कैसा देखते हैं? जिस तरह उन्होंने लाहौर कलंदर्स को 2 दफ़ा चैंपियन बनाया, उनकी क़यादत में लाहौर कलंदर्स 2 दफ़ा जो है चैंपियन बनी है PSL की, क्या कैसा देख रहे हैं मुस्तकबिल में उन्हें देख रहे हैं शहनशाह अफरीदी? हमने पिछले कई सालों में हमने ये गलती की कि जब हमें अच्छा कप्तान मैसर आ गया था सरफराज अहमद की, तो जब जितने अरसे सरफराज ने कप्तानी की उनके अंडर में, उस वक्त हमें वाइस कप्तान को ऐसा कप्तान तैयार करना चाहिए था जिसने मुस्तकबिल में कप्तानी करनी है। हमने तैयार किया ना बाबर आजम, उस वक्त हमने नहीं, बाबर आजम में एबिलिटी नहीं थी, हमने गलत तैयार किया ना, तैयार भी नहीं किया, बल्कि वो तो अचानक ही उनको कप्तान बना दी गया। अब इस वक्त यही है, जितने भी हमारे ठीक ठाक है उनको सोचना चाहिए कि इस वक्त बाबर आजम चूंकि चले कप्तानी करवा रहे हैं, तो इसके अंडर में जिस तरह शाहिन शाह अफरीदी ने कप्तानी की, वहां पर नजर भी आया उनकी कप्तानी में कि लाहौर कंदों को इस तरह उन्होंने .7 में सबसे नंबर 1 पहुंचा दिया। 2 साल से मुसलसल ट्रॉफी जीत रही है, तो उसको यहाँ पर उनकी जो है कप्तानी की जो सलाहियतों को यूज करना चाहिए, और बाबर आजम की जो है कप्तानी के अंदर ही उनको साल 2 साल में ग्रूम करना चाहिए, ताकि इनको टू अर्ली भी उनको एकदम से ना। अच्छा आरिफ साहब, आप हमारे साथ बैठे हैं एज ए सीनियर, क्या समझते हैं कि एक फास्ट बॉलर और एक बैटर, दोनों में से बेहतर कप्तान कौन हो सकता है? बेहतर कप्तान तो एक फास्ट बॉलर चाहिए होता है, क्योंकि कप्तानी के लिए जो एग्रेशन चाहिए होते हैं वो एक फास्ट बॉलर के अंदर होते हैं। और हमने ज़्यादातर देखा है कि जितने भी बड़े बड़े कप्तान होते हैं ज़्यादातर वो एग्रेशन में वो जो है फास्ट बॉलर, मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलर बेहतर कप्तान हो सकता है। सर बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे आरिफ वहीद खान साहब हमारे साथ, और उनका यही कहना था कि जो कप्तानी है, क्योंकि कप्तानी के हवाले से काफ़ी बातें सामने आ रही हैं, बाबर आजम के हवाले से भी, और खुद अगर आरिफ साहब ने भी बात की कि एक फास्ट बॉलर अच्छा कप्तान हो सकता है। हमने माजी में भी देखा वसीम अकरम जैसा कप्तान, इमरान खान जैसा कप्तान, पाकिस्तानी टीम को चैंपियन बनाने वाले कप्तान थे। आरिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते 7वीं ओलंपिक गेम्स का आगाज़ हो गया है, और जहां पर हम देखते हैं कि 100 से ज़ायद स्कूल इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। 4,000 से ज़ायद जो है इसमें बच्चे इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ गेम्स के अंदर हमने इस हवाले से एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते हैं। 7वें स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स का आगाज हो गया। PSB कराची सेंटर डायरेक्टर इमरान यूसुफ और मकबूल आराई ने इफ्तिताह किया। फुटसॉल के मुकाबले KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एयरफील्ड पर खेले गए। दी सिटी स्कूल, PAF चैप्टर, बेकन लाइट मेमार स्कूल, हबीब पब्लिक स्कूल और हैप्पी होम स्कूल ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। खिलाड़ियों ने इवेंट के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। इवेंट तो अच्छा था, मज़ेदार था, और आपने अरेंजमेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एवरीथिंग वाज गुड। सिटिंग अरेंजमेंट एंड सब अच्छा था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे टूर्नामेंट में चूज़ करा गया और मैंने अच्छा खेला है, तो मैं तो बहुत बोलूँगा कि ये और आगे बढ़े पाकिस्तान में, फिर और टैलेंट्स है यहाँ पे, इसलिए। पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन के सदर मकबूल आराई का कहना था कि स्टूडेंट ओलंपिक गेम में 100 से ज़ायद स्कूल, कॉलेजेस और जामियात के 4,000 से ज़ायद तलबा व तालबात शिरकत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूल आराई, प्रेसिडेंट पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन। ये 7th एडिशन हम करवा रहे हैं, 7 स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स, जिसमें 18 गेम्स हो रहे हैं। 18 गेम्स के अंदर हमारी 4 कैटेगरीज़ हैं। 4 to 6 क्लास है, उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं। O लेवल है, गर्ल्स एंड बॉयज़। A लेवल हैं, गर्ल एंड बॉयज़ हैं। फिर यूनिवर्सिटी कैटेगरीज़ की गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं। अराउंड 100 से अबव स्कूल की पार्टिसिपेशन हो रही है इसमें। और देखा जाए तो तमाम जितने स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4,000 से ऊपर स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
7वें स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स 13 सितंबर से 23 सितंबर तक कराची के 4 मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। इफ्तिताह के मौके पर कराची स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन के सदर अजमत पाशा, सलीमुद्दीन बाबर और दीगर भी मौजूद थे।